नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में सवाल कई हैं। सवाल इस बात को लेकर के हैं कि ट्रंप की नीति का बाजार पर किस तरीके से असर पड़ेगा। अब 2 तारीख को जो टैक्स रिवर्सल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर के जो बातचीत हो रही है, उसको बाजार किस तरीके से बचा पाएगा। हालांकि काफ़ी हद तक जो है बाजार में फैक्टर इन हो चुकी है बात, लेकिन आखिरी दिन क्या कुछ ट्रंप करेंगे, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट अप्रैल महीने में और गहराएगी? महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि इस वित्त वर्ष जिसका कि आगाज आज से हो रहा है, इस वित्त वर्ष में किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सारी अनिश्चितताओं का माहौल इस समय बना हुआ है। तो इन तमाम सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश शुरू करते हैं और हमारे आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी मौजूद हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पिछले कुछ मिनटों में बाजार काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला है। सबसे पहले तो अब नूतन वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद भी आपको। इसके अलावा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे देख रहे हैं सर? शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है इस नए फाइनेंशियल ईयर की। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए फाइनेंशियल ईयर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल्स डे है और इसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस मार्केट ने कुछ सिखाया है, नहीं सिखाया है। इस मार्केट ने ये चीज जरूर सिखाई है दैट यू शुड ऑलवेज बी लाइक अ फूल। और जब मैं बोलता हूं बी लाइक अ फूल, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेवकूफियां करें। उसका मतलब ये है कि जो एक लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक्सपर्ट बन चुके हैं, और एज अ फूल हमको लर्न करते रहना चाहिए। तो हैप्पी अप्रैल फूल्स डे टू ऑल आवर व्यूअर्स। अब सर आ जाते हैं मार्केट की बात पे। तो देखिए, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था। पिछले हफ्ते भी जब हम मिले थे तो हमने यही बातें करी थी, सारे दर्शकों से गुजारिश भी करी थी कि आपको कहीं भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज बुक करिए। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने लेवल्स, हम पूरे टाइम मतलब 2 हफ्ते हम लोग कंसेक्यूटिवली यही बात करते हुए आए हैं कि प्लीज ये देखिए, जिस तरीके से मार्केट में बढ़त रजिस्टर हो रही है, ये सस्टेनेबल नहीं दिख रही है। बिना कंसोलिडेशन के, बिना टाइम करेक्शन के जो ये मूवमेंट आया था, ये कहीं ना कहीं हमको डरा रहा था। और कल हम देखने जा रहे हैं लिबरेशन डे जिसे बोला जा रहा है। और इससे लिबरेशन डे थोड़ा अंग्रेजी अजीब है इनकी, जी जी। बट इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सर देखिए, कुछ भी बहुत बड़ा अगर मोमेंटली चेंज आता है तो उसको ये ऐसे वर्ड से यूज करते हैं। बहुत हद तक हम डिस्काउंट तो कर चुके हैं, मगर देखिए, जब तक, अब जैसे मैं पेपर देकर आया हूं, मेरे हिसाब से सारी चीजें मैं अच्छी ही लिख कर आया हूं, बट मैंने रीचेकिंग भी करी है। जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो जाता तब तक एक मन में डर, एक असमंजस हमेशा रहता है। मार्केट भी उसी चीज को फेस कर रहा है। और अभी ये जरूर क्योंकि बहुत सारी कमेंट्री आ चुकी है यूएस की तरफ से भी, अगर आप देखेंगे जी। कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगेंगे वो कनाडा, मेक्सिको जैसे नहीं लगेंगे। इंडिया के साथ एक अलग सिचुएशन होगी। वो ऑल सेड एंड डन, बट नाम है उनका डोनाल्ड ट्रंप, और वो कितना रिस्की और कितना स्केरी हो सकते हैं वो हमें कल शाम को ही पता लगेगा। तो मार्केट भी उन्हीं लाइंस पे कहीं ना कहीं करेक्शन पे चल रहा है। हम लोग को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था जिस तरीके से फ्राइडे का यूएस मार्केट ने बिहेव किया था। कल लोअर लेवल से जरूर ऊपर आके बंद हुआ था, बट फ्राइडे के करेक्शन को हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। वो हम आज करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपको एक बार 23,000 तक का भी लेवल निफ्टी दिखा दे, उससे बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। अब अपनी पोजीशंस बिल्कुल मेंटेन करें और परसों तक का इंतजार कर लें कि किस तरीके से अनाउंसमेंट्स आते हैं और उसके बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। बिल्कुल सर, तो चलिए इस पर जो है नज़र रहेगी हमारी। और इस बीच बहुत सारे दर्शक सर हमेशा की तरह आपसे बात करने को, आपसे प्रश्न पूछने को उतावले हैं। काफ़ी सारे सवालों की झड़ी हमारे साथ लगी हुई है। प्रवीण गुप्ता जी के प्रश्न के साथ आगाज़ करते हैं। गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण जी। और कह रहे हैं, रचित जी, अदानी पोर्ट 1350 में एवरेज करके
36 स्टॉक लिए हैं और 16 महीने से होल्ड हैं। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अदानी पोर्ट को लेकर के पहला प्रश्न सर आपसे है, काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं इसे ये, और अब जानना ही चाह रहे हैं क्या किया जाए इस पर। 1176 पर जो है मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है, तो नुकसान में है सर। 1350 पे लिया हुआ है, 16 महीने हो गए, 1.5 साल में काफ़ी सारे विवाद भी आते रहे इन 16 महीनों में, उतार चढ़ाव काफ़ी रहा। कैसे देख रहे हैं सर, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे अदानी पोर्ट को लेकर के? सर ये प्रवीण जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। नए साल के पहले शो में पहले ही दिन पहला ही क्वेश्चन मेरे को अडानी ग्रुप से दे दिया है। और मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ जब भी अडानी ग्रुप का नाम आता है, बट एनी हाउ जो रियलिटी है वो है। देखिए एक चीज है, आप अगर इसका ऊपर के लेवल से करेक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे से ये कंफर्ट दे रहा है वैल्यू वाइज। और क्योंकि इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, इनसे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको ये 1100 रुपए, जो कि बहुत इजीली देखने को मिल सकता है, 1100 रुपए के अराउंड अगर मिलता है, तो जितना भी आपने ऊपर के लेवल पे ले रखा है उसका 50% पोजिशन यहाँ पे ले 1100 रुपए के लेवल पे। और वो जो आप 1100 रुपए के लेवल पे खरीदेंगे वो नियर अबाउट 1200 से 1250 की रेंज में एक बार डिप्लॉय करिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जब तक ये बहुत डिसाइसिवली 1280 और 1300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, तब तक आपके भाव आने की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है। बट हाँ, आप इस ट्रेडिंग पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी नीचे आ जाती है। और यूजुअली अडानी में हम एवरेज करने में थोड़ा डरते हैं, बट जिस तरीके से ये करेक्शन दिखा चुका है और चार्टिकल पैटर्न्स में अब एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है, हमारी समझ से लोअर लेवल्स पे आप एवरेज करें, 1200 से 1250 पे बेचें। ठीक है सर, तो ये जो है आपके लिए यहाँ पर सलाह निकल करके आई है, इस पर आपको अमल करना है। अगला प्रश्न जो है हमें भेजा गया है जगदीश माली जी की तरफ से, जो कि तुलना चाहते हैं एनटीपीसी वर्सेस टाटा पावर। कह रहे हैं कि इनमें से दोनों में से बेहतर कौन है, बेस्ट बाय जो है वो कौन हो सकता है। इस पर हम लोग पिछली बार भी शायद बातचीत एक दो बार कई बार हो चुकी है एनटीपीसी टाटा पावर के बीच में। दोनों ही में सर अगर तुलना करनी हो तो आप किसे बेहतर मानेंगे? क्या टाटा पावर आपको बेहतर लग रहा है या फिर एनटीपीसी, जिसमें कि अगर हम देखें तो थोड़ी सुस्ती रही थी लेकिन पिछले एक महीने में रिकवरी आई है, एक करीब 11-12% के आसपास चल चुका है एनटीपीसी। टाटा पावर में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी रिकवरी रही है, अभी क्या करना चाहिए, कौन सा बेहतर है? सर देखिए एनटीपीसी और टाटा पावर, इन दोनों में कंपैरिजन मेरे लिए बहुत ही घातक है। और ये घातक क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोनों ही स्टॉक्स को मैं इतना रिलीजियसली फॉलो करता हुआ आ रहा हूं और दोनों मेरे इतने फेवरेट हैं कि आप ये बोल दीजिए कि दो बेटों में से कौन सा ज्यादा पसंद है, उफ, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे दोनों ही बहुत ही उम्दा लग रहे हैं। और अगर आप दोनों में ही चॉइस बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनके कंपैरिजन और इनके कंपटीशन की बजाय आपके लिए ज्यादा बेटर ये होगा कि आप दोनों में पोजीशन बनाएं। दोनों अपने अपने फोटे रखते हैं। आप देखें टाटा पावर का जिस तरीके से डिस्कॉम्स से ऑर्डर मिल रहा है और जिस तरीके से सप्लाई इनका प्रॉपर है, जिस तरीके से पेडिग्री है, टाटा पावर अपने आप में बहुत उम्दा स्टॉक है। अगर आपको करेक्शन में मिले 356 से 360 की रेंज में मिले, आप बिल्कुल टाटा पावर में पोजीशन बनाएं। अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं, ये कहना आपका बिल्कुल सही है, फॉर द टाइम बीइंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, मगर न्यूक्लियर एनर्जी पे गवर्नमेंट का जिस तरीके से फोकस है और न्यूक्लियर एनर्जी अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी तो उसका की कंटेंडर एनटीपीसी है। आप देखें अभी कुछ महीनों में, लास्ट एक डेढ़ महीनों में एनटीपीसी ग्रीन की बुक भी बहुत अच्छे से ऊपर गई है। मेरी समझ से आप एनटीपीसी पे करंट लेवल्स पे भी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक उठाएं, कोई एक चूज करने की कोशिश ना करें। जितना भी आप फंड डिप्लॉय कर रहे हैं, लेवल्स देख के दोनों में ही डालिए और दोनों ही आपको उम्दा रिटर्न्स और इन टाइम टू कम अच्छे डिविडेंड देने का दमखम रखते हैं। दोनों ही कर सकते हैं सर, आप देख लीजिए किस पे कहाँ पे डिप्लॉय करना है, लेकिन हाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, अच्छी बात है। एक ही जगहों पे सारे पैसे क्यों लगाना? तो वहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट होगा उसका फ़ायदा मिलेगा। टाटा पावर भी अच्छी कंपनी है, वहाँ पर अगर ये लोग कुछ एक्सपेंशन आता है तो उसका ही फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए सच्चा सर ये बताइए कि ये जो अभी रैली बाज़ार के अंदर देखने को मिली थी पीछे, और उसके बाद से ये टैरिफ का जो डर है, इसमें ऑटो इंसैलरी
ऑटो शेयरों पे अभी व्यू क्या रखना चाहिए? आज हम देख रहे हैं ऑटो के नंबर भी आने वाले हैं, तो क्या थोड़ी दूरी बना करके चल रही चाहिए? 3-4 तारीख के बाद कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं हमारे फंडामेंटल मजबूत है? एक टाटा मोटर्स को लेकर के कंसर्न है, JLR को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी ओवरऑल ऑटो सेक्टर को लेकर के अभी? सर, टाटा मोटर में एक और डेवलपमेंट हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं न्यूज ट्रैक नहीं कर पाया था, बट इन 3 दिनों में आया था टाटा मोटर्स अपना JLR बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। और ट्रांसफर मैं क्यों बोल रहा हूं कि टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है जिसमें टाटा मोटर्स अपना JLR का जो बिजनेस है उसका मेजोरिटी ट्रांसफर कर रहा है। और उससे टाटा मोटर्स भी ठीक हो जाता है। मगर ये तो सिर्फ टाटा मोटर्स की बात हो गई। अभी आपने देखा होगा नंबर्स कुछ कुछ आए भी हैं। बजाज ऑटो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है टू व्हीलर सेगमेंट में। आपका आइशर मोटर्स जो है वो भी रॉयल एनफील्ड की सेल को लेके बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाया है, और वो कहीं ना कहीं आपको आज के नंबर्स में भी देखने को मिल रहा होगा। मगर नॉट टू फॉरगेट, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, कि ये जो टैरिफ वॉर है, इस टैरिफ वॉर में ये कुछ एक ऐसे सेक्टर्स है जो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली जब हमको पता ही है कि अगर हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएंगे और गिर जाएंगे तो सर फूट जाएगा, तो एक बार हेलमेट पहन लेते हैं, 3-4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन डेवलप होती है, किस तरीके से वो टैरिफ लगाते हैं और हमारा काउंटर मूवमेंट क्या होता है। एक बार वो सिचुएशन पूरी क्लियर हो जाए उसके बाद ही इसमें फंड आप डिप्लॉय करें। मगर मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस चीज के चलते आपकी अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है ऊपर के भाव में इनमें से किसी भी स्टॉक्स में, तो आप लॉस बुक करके निकलें, पोजीशन अपनी बरकरार रखें, फ्रेश पोजीशन क्लैरिटी आने के बाद। फ्रेश पोजीशन क्लैरिटी आने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन की बात है, ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास है तो उसमें खासतौर से ऐसे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ जम्मू से अगले दर्शक हैं संदीप शर्मा जी। संदीप जी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून संदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक ही रहे सर, हम तो यही कामना करते हैं। और क्या करते हैं जम्मू में आप? सर एक्चुअली मैं अभी तो अमृतसर पोस्टेड हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन SCI में है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। अच्छा। मेरे पास सर 250 शेयर है 235 के एवरेज पे। 235 थोड़ा सा ऊपर लिए हुए हैं आपने भी, जो है कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर व्यू तो 1 ईयर प्लस ही है, अभी मैं 9 मंथ से ही होल्ड कर रहा हूँ, पर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है। लॉन्ग टर्म का व्यू है। थोड़ा सा मतलब ऊपर के लेवल में बहुत लोगों ने खरीदारी कर ली, वो एक तरफा रैली थी, उसमें जो है काफ़ी लोग ट्रैप हो गए। 235 पे खरीदा है सर रचित सर, और रिकवरी आई है, पूरे डिफेंस में ही आई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी आई है 17% के आसपास की पिछले 1 महीने में। लेकिन इनकी बाइंग से थोड़ी सी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि होल्ड कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, स्टॉक इन्होंने अच्छा चुना है, मगर लेटली देखने को मिला है इनके जो रेवेन्यूज हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से चिंताजनक रहे हैं, जिसको लेके परेशानी चलती रही है। बट नाउ आई बिलीव अब समय ऐसा आ गया है, इनके रेवेन्यू बुक में भी आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है। इनको एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 150 लेवल्स इनको वापस ही देखने को मिले, यहाँ पे और एवरेज करे। और एवरेज क्यों करे? क्योंकि इनका भाव अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट आता हुआ नहीं दिख रहा है। 150 के लेवल पे एवरेज करे, 200 रुपए के आसपास आए, वहां पे जो एवरेज किया हुआ है उसको डिप्लॉय करें। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप 150 के लेवल पे एवरेज करते हैं, और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, इस पे एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना होगा। जो आपने एवरेज किया है उस पे 138 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 150 पे खरीदें, 200 के लेवल पे बेचे, 138 का स्टॉप लॉस रखे। इस राउंड को 1-2 बार आप अपना कंप्लीट करिए। उसके बाद जैसे ही आपको ये कंफर्टेबली ब्रेक करता हुआ दिखेगा अराउंड 200-220 लेवल, फिर आपके भाव भी आएंगे और नया अपसाइड भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक सर। हमारे एक दर्शक है शुभम पांडे जी, कह रहे हैं विपुल सर आरवीएनएल को बढ़वा दो। कह रहे हैं कि विपुल सर आरवीएनएल को 419 तक पहुंचा दो। सर अगर ये क्षमता होती तो आपको लगता है, मतलब यहाँ बैठ करके आप लोगों के प्रश्न लें, फिर रचित जी से पूछें, फिर रचित जी बचाएं, यही काम कर रहे होते सर, बढ़ाने वाला ही काम कर रहे होते। तो चलिए खैर, आपका सवाल मेरे ख्याल से आरवीएनएल पर ही होगा। जोक सपाट सर, क्या कहना चाहेंगे? आरवीएनएल 419 तक कह रहे हैं, मुझे लगता है 400 से ऊपर की इनकी खरीद होगी तभी ये 419
का लेवल मांग रहे हैं। 400 348 के आसपास चल रहा है। आरबीएल पे अभी क्या करना है सर, ये ऊपर की खरीद है? देखिए आरबीएनएल आप अगर नोटिस करें तो करेक्ट करके कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है 325 के आसपास एक अपना सपोर्ट फाइंड करने के लिए। बट मैं बहुत ज्यादा कन्विंस हो नहीं पा रहा हूँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूंगा। आपने अगर ऊपर के लेवल पे ले रखा है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अराउंड 290 रुपए के आसपास अगर आपको खरीदने को मिलता है वहां पे एवरेज करने की कोशिश करें। और वो जो आप एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, मगर लगा के चलना होगा। और मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट, अब जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, समझता नहीं हूं आपका स्टॉप लॉस फिगर होगा, मगर लगाना और सेफ रहना जरूरी है। 290 पे खरीदें, 245 का स्टॉप लॉस। और जो 290 रुपए में आप पोजीशन बनाएंगे उसको बहुत कंफर्टेबली आपको 370 जो कि करंट लेवल्स पे आपने हाई देखा है, 370 से 380 का भाव मिले, वहां पे एग्जिट करें। इस एक ही ट्रेड से आपकी बाइंग एवरेज नीचे आ जाएगी, फिर कंफर्टेबली मेंटेन करें, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देखने को मिल रहा है और टेक्निकल चार्ट्स पे बेरिश देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं करंट लेवल्स पे एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा वेट करें, उन लेवल्स पे आप एवरेज करें और फिर पोजीशन आगे बढ़ाएं। ठीक सर, ये सलाह आपके लिए है। यहाँ पर इस बीच आदित्य कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, आई एम बिग फैन ऑफ रचित सर, और ये आपसे जानना चाह रहे हैं सर अशोक लेलैंड और आयशर मोटर के बारे में। अशोक लेलैंड 216 पे और आयशर मोटर्स 5437 5437 पर लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी भी मैं होल्ड कर सकता हूं क्या? तो कमर्शियल व्हीकल पे सर अशोक लेलैंड पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा विवाद हुआ था जब खबरें आई थी कि कंपनी के अंदर जो है थोड़ा सा कुछ एक उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे, अभी दोनों को, इन दोनों कंपनियों को? देखिए अशोक लेलैंड पे आप जो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल विवाद देखने को मिला था। बट उस विवाद के बाद आप देखिए जिस तरीके से अब ये वैल्यूएशन कंफर्ट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है इसमें। और इनफैक्ट लास्ट वीक की न्यूज आई थी जब इन्होंने अपना शेयर प्लेज बढ़ाया था और 6400 करोड़ रुपया इन्होंने रेस किया था। आई एम नॉट श्योर, मेरे हिसाब से वो न्यूज अभी तक आई नहीं है, बट एसएमएल इजुजू में ये फर्दर अपना स्टेक इंक्रीज करने की, स्टेक बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब चीजों के चलते अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रहा है ये स्टॉक। आपने पोजीशन ले रखी है, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाएं। मैं आपको एवरेज करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास ही मेंटेन कर रहा है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही उम्दा पेडिग्री है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। थोड़ा सा अभी न्यूज के चलते प्रॉब्लम में चल रहा है। आप अपनी पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें और जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होगी मार्केट की और इस कंपनी की, आपको बहुत इजीली 255 से 260 के भाव देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। ठीक सर, और आयशर मोटर्स पे भी लेकर के बैठे हुए हैं ये 5437 पे। अभी आपने जैसा बताया कि नंबर्स आए हैं, नंबर ठीक हैं आयशर मोटर्स के। अभी क्या करना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो करीब 1.25% के हालांकि आसपास की गिरावट देखने को मिल रही। 5288 का लेवल बना हुआ है और इनकी खरीद का भाव 5437 का है। तो करीब करीब 200 रुपये, पौने 200 रुपये के आसपास के नुकसान में अभी बैठे हुए हैं आयशर मोटर्स पे। क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? देखिए आयशर मोटर्स लेना, विपुल सर, बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं। मैं इनके प्रोडक्ट्स का डाई हार्ट फैन हूं। मैं यूजर भी हूं। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, वो कुछ मल्टीपल मेरे गैराजेस में पार्क्ड है और मेरा एक वो बायस जरूर आपको देखने को मिल सकता है। बट एनी हाउ, ये हो गया मजाक। रियलिटी ये है, नंबर्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट लाइनअप बहुत अच्छा है। अगर हम वैल्यूएशन टर्म्स में भी देखें तो एक कंफर्ट देखने को मिल रहा है और इसमें नेगेटिव्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स ने थोड़ी सी सेलिंग करी थी और एफआईएस ने बेचा था, मगर ईपीएस ग्रोथ प्रॉपर्ली इंप्रूव हो रहा है। प्रमोटर प्लेज नहीं है, कंपनी का डेट भी बहुत लो है। बहुत टाइम से ये एक रेंज में मेंटेन कर रहे हैं और अब मेरे को लग रहा है इनका ब्रेकआउट का समय बहुत ही करीब आ चुका है। और मैं समझता हूं कि अभी आपको थोड़े से टाइम में ये एक बार 5560 के ऊपर 2 से 3 अगर 2 से 3 दिन क्लोजिंग करता हुआ दिखा सकता है तो 5800 से 6000 का लेवल भी रीच करता हुआ दिखा सकता है। और मेरी समझ से ऑटो सेक्टर में ये चुनिंदा उन कंपनियों में से है जो बहुत कंफर्टेबली अपनी पोजीशन बरकरार करके रखे हुए हैं। बट हाँ,
इसमें ट्रम्प टैरिफ का एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर उस ट्रम्प टैरिफ के चलते और चीजें फाइनलाइज होते हुए हमारी गवर्नमेंट को इंपोर्ट में अगर टैरिफ्स कम करना पड़ गया, इंपोर्ट में अगर हमारी को ड्यूटी कम करनी पड़ गई, तो हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल अपनी चीप मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करते हुए दिख सकती हैं, बट वो टेम्पररी फेज होगा। जो आइशर मोटर्स, जो रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं, वो हार्ली में इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको बम देखने को मिल सकता है। इसी चक्कर में आपने देखा होगा स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। आप अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें 5800 तक के लेवल्स के लिए, मगर अगर ये न्यूज आती है और उसके बाद आपको कहीं करेक्शन देखने को मिलता है, तो जरूर हमारे चैनल के माध्यम से आप वापस जुड़ें। हम वो लेवल्स देख के आपको रिविजिट करके बता देंगे कि आगे क्या करना है। ठीक सर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर जो है वो मिल गया होगा विस्तार पूर्वक आदित्य जी। अच्छा, आपने बात बताई, मैं सोच ही रहा था कि बात मैं आपसे पूछना कैसे भूल गया। आपका जो पर्सनालिटी है ना सर, वो लगती है मतलब बुलेट वाली, रॉयल एनफील्ड टाइप का, मतलब जो है आवाज़ के साथ आगे बढ़ते रहना, मतलब पीछे से बोले यहाँ भी आवाज करते रहते हो, सड़क पर भी आवाज करते रहते होगे। तो वो जो एक टशन वाली बात है ना सर, वो मतलब आपके पर्सनालिटी को शोभा भी देती है, तो ये मतलब टशन है मतलब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं शरद निबंधे। शरद निबंधे जी कह रहे हैं कि आप फालतू बातें क्यों करते हो, कॉलर्स के साथ मुद्दे की बात किया करो। सर अब ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं मतलब अब आप सीधे, एआई तो है नहीं कि मतलब सीधे हर मिनट पे जो है हम लोग सवाल जवाब करते रहेंगे, और ज़्यादातर लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं। आपको अगर कोई समस्या है तो आप क्या ही कर सकते हैं। चलिए खैर, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो हमें भेजा गया है सीमा जी की तरफ से। सीमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। विपुल जी, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ यूट्यूब में। Thank you, यू ma'am. सो मच, जो भी आप फीडबैक देते हैं। Thank you, ma'am. वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है शेयर्स की, लेकिन मैं दो तीन शेयर्स के बारे में पूछ सकती हूँ अभी। दो कर लीजिए मैम, इससे आगे मत हाँ बढ़ाइए, जी। आप पूछ लीजिए जी। ओके, नो प्रॉब्लम। पहले है राइट, जो हाँ। कि मैंने 53 शेयर दिए थे एट 354। इसको क्या 354? करना है? हाँ जी। और दूसरा है ओरियन ग्रीन पावर, जो कि 650 शेयर दिए थे एट 24 रुपीज 25 पैसा। बहुत पहले दिए थे ये भी। अच्छा। इन दो के बारे में बता दीजिएगा। ओरिएंट ग्रीन पावर आपने लिया हुआ है। ओरिएंट ग्रीन पावर को लिए हुए कितना टाइम हो गया मैम? मेरे ख्याल से साल भर तो हो ही गया होगा। अच्छा, इस पे आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है ना? 24 पे लिया, 12 पे आ गया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भूल ही गई थी एक्चुअली। अभी तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है आप, मतलब 50% तो कम आपका जो लागत है वो चली जा चुकी है। यहाँ पर भी लॉस है सर। अगर हम देखें 354 पे लिया हुआ है राइट्स को इन्होंने। पहले राइट्स से ही शुरू करते हैं, रेलवे शेयरों की बात करते हैं। और राइट्स में सर इन्होंने जो है 354 की खरीद है इनकी, और अभी 229 के आसपास ट्रेड करता हुआ राइट्स का शेयर 2.25% के आसपास की मजबूती है। और भी हमने देखा 250 के आसपास गया था ये, और वहाँ से फिर नीचे आया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अभी लॉस में तो ठीक ठाक है ये। सर देखिए, सबसे पहले तो सीमा जी और सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब भी ऐसा कोई स्टॉक लें, उसका स्टॉप लॉस जरूर मॉनिटर करें, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो प्लीज उसमें बने ना रहें। मतलब ये क्लियर एग्जांपल है कि स्टॉप लॉस ना लगाने के कारण आपका कितना कैपिटल एरोड हो सकता है। और ऐसे सवाल जब भी आते हैं, एक दुख जरूर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग का कॉन्फिडेंस हिलता है तो पूरे मार्केट का कॉन्फिडेंस हिलता है, और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अब आ जाते हैं, देखिए राइट्स पे। राइट्स में कहीं ना कहीं इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिल रहा है, मगर फंडामेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं स्टॉक का। आप देखिए ईपीएस भी इसमें गिरता जा रहा है। ये अपना जो शेयर होल्डिंग है उसमें से भी डीआईआईस निकलते हुए जा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी वो अपना प्रॉफिट ग्रोथ कम ही कर रहा है। इन सब चीजों के चलते कंफर्ट कहीं भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि आपने उतने ऊपर के लेवल्स पे ले रखा है, मैं एक ही चीज सजेस्ट कर सकता हूं आपको कि अब 204 205 के लेवल पे आपको देखने को मिले, वहां पे 50% जो भी आप ऊपर होल्ड किए हुए उसका 50% वैल्यू से एक बार एवरेज करिए। एवरेज करके और फिर अराउंड 260 लेवल्स आपको देखने को मिले, वहां पे एग्जिट करिए। ऐसे करके 2-3 राउंड अपने एक बार मूव करिए, जिससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। क्योंकि ये भी जिस तरीके से करेक्ट किया है, जब तक 300 रुपए ये नहीं ब्रीच करेगा,
आपको ऊपर के भाव नहीं देखने को मिलेंगे और वो नियर टर्म में होता हुआ नहीं लग रहा है लुकिंग एट द रेवेन्यू। तो प्लीज इस रेंज को फॉलो करिए और उसके बाद आगे जैसे जैसे ये मूव करेगा चैनल के माध्यम से हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। जी। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स सर, जो कि इन्होंने यहाँ पर भी यही समस्या है इनकी कि 24 पर लिया था, 12 पे आ गया, अभी भी होल्ड कर रही हैं मैम सीमा जी। आज हालांकि तेज़ है शेयर, 3-4% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन उनकी खरीद तो आने में डबल होना पड़ेगा इस शेयर को। सर एक बार नाम जी मैं बता रहा हूँ, ओरिएंट ग्रीन पावर के नाम से सर, ओरिएंट ग्रीन पावर, ये अभी 12 रुपये 18 पैसे पे चल रहा है शेयर ये। जी देखिए है तो वैसे ही पावर जनरेशन में, मगर पावर जनरेशन में भी आप देखिए सर मैं आपको बताऊं क्या डिस्कम्फर्ट है। सेक्टर का पी 22 का है, ये अभी भी 61 पे बैठा हुआ है। प्रमोटर्स अपने शेयर बेचे जा रहे हैं, 2 साल से ईपीएस भी गिरे जा रहा है और ये एक अकेली कंपनी इस सेक्टर में हो सकती है जो प्रॉफिट से लॉस में आ गई है और डी ग्रोथ ही रजिस्टर की जा रही है, तो फंडामेंटली अच्छी नहीं लग रही है। अब हम टेक्निकल पैटर्न्स पे आ जाएं तो टेक्निकल पैटर्न्स पे भी ये कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट ही दे रहा है और मैं सीमा जी को एक चीज ही एडवाइस करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, थोड़ा सा अपना दिल कड़ा करें और आपको ये चाहे तो यहां भी, चाहे तो 13 रुपए के आसपास का आपको लेवल मिले, प्लीज इसमें से एग्जिट करिए। प्रमोटर्स शेयर बेच रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है, अभी देयर इज नो टर्निंग अराउंड जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट देखने को मिल रही है। मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, बाकी के जो ढंग के ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं उनमें ट्रेडिंग करिए, मीडियम टर्म होल्ड करके आपका पैसा तब भी रिकवर हो जाएगा। इस कंपनी में स्टिक अराउंड होते हुए आई डोंट सी एनी रिकवरी, तो प्लीज आप इसमें से निकलें और अपना जितना भी बचा हुआ पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट करें। निकले यहाँ से, ये आपके लिए सलाह है। हितेश गोयल सर आपसे, हितेश गोयल जी आपसे कह रहे हैं सर कि सर आप कहते हो कि एवरेज किए हुए शेयर में नीचे में लिए हुए शेयर को पहले सेल कर दें, उसको कैसे सेल करें? तो ये इनका प्रश्न है कि आप जो सो कह रहे हैं कि आप नीचे लेकर के फिर ऊपर जाए तो सेल कर दें, जो पहले से शेयर है जो हमने बाद में सस्ते दाम में लिया उसको कैसे बेचें, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें एक चीज मैं इनको क्लियर करना चाहूंगा, ये हमको पता है कि हम कौन सा शेयर लिया हुआ बेच रहे हैं, मगर अगर इनका सवाल इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फिर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। वो फीफो मेथड को फॉलो करते हैं तो आपका टेक्निकली लॉस बुक होगा। अगर आपने एवरेज किया हुआ शेयर बेचा है तो डेफिनेटली लॉस बुक होगा, मगर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम ये जो लॉसेस होते हैं इनको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो जो लोअर लेवल्स पे बेचा हुआ, लोअर लेवल्स पे खरीदा हुआ शेयर आप ऊपर के लेवल पे जब बेचेंगे ना तो आपका वो कंपनसेट हो जाएगा वहां पे, तो आपका कैपिटल भी निकल जाएगा, प्रॉफिट भी निकल जाएगा और लॉस जो आपने पहले बुक किया है वो आपके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाएगा और आपको बेनिफिट भी उसका मिलेगा। ठीक, रिजवान साहब हैं, हैदराबाद चलते हैं अब। रिजवान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन इनका प्रश्न ले लेते हैं सर। जुपिटर वैगन पर इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है और 540 के रेट पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिए हुए हैं, 300 शेयर इनके पास हैं, कह रहे हैं कब तक आएगा रेट, होल्ड करें या फिर निकल जाएं? सर अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा, 550 के आसपास आपने लेकर के बैठे हुए हैं। काफ़ी शानदार मूव रहा इस शेयर में और एक तरफा रैली में ये 750 तक गया, फिर करेक्शन आया जिसमें 300 के नीचे भी गया, 270 तक गया। बीच में फंसे हुए हैं सर ये। रैली आई है इसमें भी, जुपिटर वैगन में भी, और काफ़ी शानदार रैली रही, पिछले 1 महीने में करीब 30% चला है, लेकिन इनकी खरीद से दूरी अभी बनी हुई है। क्या करना चाहिए अभी इन्हें? सर आप एक चीज ध्यान करिएगा कि हमने आपके शो के माध्यम से एक अपना छोटा सा कवरेज भी किया था कि अब रेलवे वैगन्स और मेट्रो के जो ये कोचेस बनाते हैं ये एक्सपोर्ट होने लग जाएंगे और उनमें हमने कुछ कुछ कंपनीज भी कवर करी थी। उसके बाद आप देखें जिस तरीके से रेलवे सेक्टर में एक मूवमेंट आया है, क्योंकि अब हमारा फाइनली जो इंडिजिनियस रेलवे सेटअप है वो इंटरनेशनल मार्केट को केटर करने के लिए तैयार भी हो गया और ऑर्डर बुक भी उनके तैयार हो गई। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया, इन 3 जगह इनके एक्सपोर्ट्स भी जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कंफर्ट आपको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रहा है और वो सस्टेनेबल भी लग रहा है। अब ये जिस ट्रेंड पे मूव कर रहा है बहुत कंफर्टेबली यहाँ से 424 रुपए तक का लेवल ये दिखा सकता है।
मगर अब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ऊपर के प्राइस में ले रखा है और इन्होंने लोअर लेवल्स भी देखे हैं। लोअर लेवल्स का पेन, लोअर लेवल्स का कार्नेज 290 रुपए तक इन्होंने देखा है अभी इसको। मैं समझ सकता हूं इनका पेन, मगर अभी गलती बिल्कुल ना करें कि 424 रुपए आए, 425 रुपए आए और वहां पे एग्जिट करें। अब फाइनली ये आउट ऑफ द वुड्स आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप 6 से 9 महीने इसको और होल्ड कर सकते हैं तो आपको हायर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और यहां से अब ये मूवमेंट जो कर रहा है 424 रुपए को ब्रीच करेगा, उसके बाद ये 600 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो प्लीज जल्दबाजी ना करें, जहां इतना पेशेंस रखा है वहां थोड़ा और सही। जहाँ इतना धैर्य दिखाया है थोड़ा धैर्य और दिखाइए, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं NHPC को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए। सर NHPC पे राय जानना चाह रहे हैं, 82 पे लेकर के बैठे हुए हैं और पिछली बार भी आए थे तो आपसे बात हुई थी। NHPC इरडा ये ऐसे शेयर हैं जिसमें कि जब भी बातचीत होती है तो बहुत सारे सवालों की झड़ी रहती है। आज भी हम देख रहे हैं इरडा 183 पे बहुत लोग लेकर के बैठे हुए हैं, उनके प्रश्न भी है। इन दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और क्या अब जैसे कि NHPC पर एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है और उसमें 117 रुपये तक के टारगेट दिए जा रहे हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? NHPC क्या 100 के पार होगा? सर देखिए, NHPC जब भी मैं शो पे आता हूँ, मतलब एक टाइम ऐसा आया था, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी याद करेंगे, कि मैंने बोल दिया था मुझे ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल याद हो चुका है इसका चार्ट। और उस टाइम से हम ये बात कर रहे हैं। अगर कोई भी दर्शक देखना चाहें तो मैं बोलूंगा कि एक बार पास्ट में जाके देखें। उस टाइम से हम ये बात कर रहे हैं 80 रुपए ये तोड़ेगा, उसके बाद ये फ्रेश मोमेंटम के लिए तैयार हो जाएगा। और आप देख लीजिए सर, मार्केट कहीं भी जा रहा हो, ये वापस उस तरीके से रिट्रेस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बहुत कंफर्टेबली अभी मेंटेन कर रहा है। जो पहले की रेंज थी 72 से 80, अब वो रेंज थोड़ी सी चेंज हो गई है। 87 से 88 की रेंज है। 88 की रेंज आने वाले समय में आपको बहुत कंफर्टेबली ब्रीच करता हुआ दिखाएगा और 88 की रेंज ब्रीच करके बहुत इजीली 114 115 रुपए का लेवल आपको दिखा सकता है। आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है सर। इस बीच आनंद वर्मा जी की टिप्पणी आई, प्रश्न आया है, कह रहे हैं वोल्टास, हिंडाल्को, वेदांता में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 6 महीने के लिए? क्या ये नज़रिया सही रहेगा? क्या लक्ष्य देखने को? सर वोल्टास पे हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, हिंडाल्को पे बात उतनी नहीं हुई है, वेदांता जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अब कभी बहुत जल्दी जो है इसके डिमर्जर भी हो जाएगा, क्या फ्रेश एंट्री के लिए लेवल सही हैं इन तीनों के? देखिए सर, वेदांता अब करेंट लेवल्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है और इनफैक्ट अभी जब 22,000 के आसपास चल रही थी निफ्टी और 400, 404, 410 लेवल्स तक भी हम बहुत कंफर्टेबल थे। अभी इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है, एनसीएलटी की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आए हैं जिनके इनके डीमर्जर, मतलब ये ओवर द वीकेंड ही आया है। अब मैं माफी चाहूंगा, इस न्यूज को मैं पूरा ट्रैक नहीं कर पाया हूं, बट मैंने सरसरी निगाह से देखा था, जिसके कारण से आज आपको थोड़ा ये मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जरूर फाइंड करने की कोशिश कर रहा है करंट लेवल्स पे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये टिक पाएगा। तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, मार्केट वॉलेटाइल है, वेदांता आपको 410 रुपए 406 रुपए के आसपास देखने को मिले, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाएं। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ न्यूज डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि आपको शायद एग्जिट अपॉर्चुनिटी सारी सही ना मिले, तो उन लेवल्स पे आप खरीदें, मगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए ही। मध्यम से लंबी अवधि के लिए ही। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और दिनेश पटेल जी हैं वडोदरा गुजरात से। पटेल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? केम छो? बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपका? ये GMR एयरपोर्ट है, 3150 शेयर है और 84 के रेट से 84 पे ले रख जी। और EMPDL है 2450, वो 134 के। कौन सी कंपनी सर? EMPDL। EMPDL, चलिए उसको अभी छोड़ देते हैं, पर GMR एयरपोर्ट पे जरा बात कर लेते हैं। वही ले लो ना सर, वो उसकी भी जरूरत है। अरे ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। EMPDL किस रेट पे लिया आपने? तो EMPDL 134 के रेट से 2450 पे है। अच्छा, और वो कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं दोनों शेयर? ये 4-6 महीने तक। 4-6 महीने। पहले जरा बात करेंगे GMR एयरपोर्ट को लेकर के। आज 2-2.25% ऊपर है और 77 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज खबर भी यहाँ पर है, यही है क्योंकि AERA ने जो है 148%
टैरिफ जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट का बढ़ा दिया है। इसके चलते आज शेयर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर GMR एयरपोर्ट 84 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अभी 77 के आसपास चल रहा है। बहुत सुस्त रहा है सर ये शेयर भी। आज के 1.5 साल पहले लोग कह रहे थे कि ये 100 के पार जाएगा, पर इसकी सुस्ती ख़त्म नहीं हुई। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? सर देखिए, पहले तो इस न्यूज से आपका जो दुख बढ़ता हुआ दिख रहा है उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो अब आपको नेशन वाइड एयरपोर्ट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी पॉसिबली सारी फ्लाइट्स यहीं से जाएंगी और सब टिकट्स आपकी महंगी होने वाली है, एक्सपोनेंशियली होने वाली है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं सर GMR एयरपोर्ट पे। तो GMR एयरपोर्ट वैसे आप देखिए ना तो क्योंकि मैंने बताया भाई ये इंफ्रा का है, और इंफ्रा में आपने देखा होगा सर कि प्रमोटर प्लेज बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज इनके पेमेंट्स बाद में रियलाइज होते हैं। वही कुछ एक प्रॉब्लम थी जिसके चलते ये नहीं चल पा रहा है। बट इंटरनल्स कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं कि अब आने वाले समय में इनका प्लेज भी फ्री होगा और ये और फंड रेजिंग के लिए भी तैयार होते हुए दिख रहे हैं फॉर देयर फर्दर एक्सपेंशन। तो अगर आपने होल्ड कर रखा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि एवरेज तो बिल्कुल भी ना करें, आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें। और आप अगर ये समझना चाह रहे हैं कि ये ब्रेकआउट कब देगा, तो देखिए अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आता है। 84 से 88 की एक रेंज है जिसको ब्रेक करेगा, उसके बाद आपको 94 रुपए 95 रुपए तक का भाव देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास क्वांटिटी अच्छी है तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि पूरी क्वांटिटी 95 रुपए के आसपास आए, वहां पे धीरे धीरे करके अपने डिप्लॉय करना चालू करें। क्योंकि एक चीज जरूर है, जब ये उन भाव पे जाएगा, उन भाव को ब्रीच करेगा तो थोड़ा सा अपसाइड और दिखाएगा। 95 रुपए से सेलिंग करना चालू करें, 105 से 110 तक की रेंज में चाहें तो पूरा एग्जिट कर ले। मध्यम अवधि में आपको भाव देखने को मिल सकता है। ठीक सर, तो ये बात GMR एयरपोर्ट पे। दूसरा इन्होंने लेकर के बैठे हुए हैं EMBDL, जिसका कि एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से है। अब ये पता नहीं किसके कहने से इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा लॉस में नहीं है, शायद 134-35 की खरीद बता रहे थे। 113 के आसपास चल रहा है अभी। अगर आपको मिल पाए एम्बेसी EMBASSY एम्बेसी डेवलपमेंट, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पर? तो देखिए इसमें तो मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है, क्योंकि फ्रैंकली लेट मी बी डेड ऑनेस्ट, मैंने नाम पहली बार सुना है, मगर मैं जितना फंडामेंटल देख पा रहा हूँ थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। नेट इनकम जो है वो नेगेटिव में है, 10.39 का नेगेटिव फिगर आया है। EPS भी नेगेटिव है, 5 रुपए 34 पैसे EPS है। नेट इनकम जो है वो भी नेगेटिव है, 23.50। ये सब लेवल्स देखने के बाद रियल एस्टेट की कंपनी है, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज एक तो फंडामेंटल्स चेक किए बिना सौदे ना किया करें। और जितना मैं देख पा रहा हूं ना सर, इसका तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, 136 करोड़ का ही है जी। तो प्लीज ऐसी कंपनी से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको निकलना कहां होगा। तो निकलने के लिए आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देखने को, बट ये भी बहुत मेरे हिसाब से तो आप करंट लेवल्स पे भी निकल ही जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप चाहते ही हैं इसमें कि आप बने रहें तो एक छोटा सा काम करें, 108 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अपना लगा के मेंटेन करें, जहां ऊपर का भाव मिले वहां से एक बार एग्जिट कर लें। मेरा कोई सेंस ऑफ कंफर्ट है नहीं इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक है सर, निकल जाइए सर यहाँ से। और ज़्यादा जितना समय रुकेंगे उतने समय तक आपके लिए दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, तो ये सलाह आपके लिए है। इस बीच सबिहा सैयद जी का आप सवाल लेने से पहले जरा त्रिगुणा के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, सोना BLW पे जानना चाह रहे हैं कि 704 पे लेके बैठे हैं, एवरेज करें या फिर यहाँ पर एग्जिट करें। अभी अगर हम सोना BLW पे नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 462 के आसपास। आज ऑलमोस्ट फ्लैट है सर। कल के दिन का वेट यहाँ पर मुझे लगता है हो रहा है, और जब जब बातें आई हैं टैरिफ को लेकर के, इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी 462 के आसपास सोना BLW कैसा लग रहा है? इन्होंने जो है 704 पे ले रखा है, तो इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की है। तो एवरेज करने की सलाह रहेगी आपकी या फिर एग्जिट कर लें, ये सलाह रहेगी? देखिए सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, कंपनी काम भी ठीक कर रही है, मगर इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो सर सोना BLW जिस तरीके से वाइड स्प्रेड हुआ है ना,
मतलब मैं आपको बोलूंगा कि अगर ऑटो एंसेलरी स्टॉक किसी पोर्टफोलियो में है, बहुत बड़े चांसेस है आपको सोना बीएलडब्ल्यू देखने को मिल जाएगा। ये तो स्प्रेड है सर इसका। रिटेल में ये आग की तरह फैला था, और जिस पर्टिकुलर प्राइस पे हमारे दर्शक लेके बैठे हुए हैं, इस प्राइस में बहुत लोगों ने लेके रखा हुआ है। हल्का सा ऊपर आता है, फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाती है और फिर पिट के नीचे आ जाता है। फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन टर्म्स ना सर सॉरी, कोई ऐसा डिस्कंफर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, आपका थ्रेट है जो टैरिफ का है, उससे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहें 3-4 दिन या इस हफ्ता वेट कर लें, क्योंकि अभी जिस तरीके से यूएस अनाउंसमेंट करेगा, फिर इंडिया अनाउंसमेंट करेगा, फिर यूएस करेगा, और ये मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये काउंटर आपको देखने को मिलेगा। हमने पिछले महीने भी देखा था, कनाडा पे एक अनाउंसमेंट किया था, फिर कनाडा ने अनाउंसमेंट कर दिया था, फिर 6 घंटे बाद यूएस ने रोल बैक ले लिया था। तो इनको इनका पूरा खेल तमाशा कर लेने दीजिए, स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद ही अपन वापस देखेंगे। चाहे तो अगले हफ्ते, मैं हर मंडे आता ही हूं, अगले हफ्ते हम एक बार रिविजिट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या करना चाहिए।